एक चीज़ है नेफ्रॉन ट्रांसपोर्ट फिजियोलॉजी। मतलब नेफ्रॉन के अंदर चीज़ें ट्रांसपोर्ट कैसे होती हैं। देखें ना, फिल्ट्रेट में से फिल्ट्रेट यहाँ से तो बन जाता है, ठीक है, यहाँ से फिल्ट्रेट होकर इसके अंदर आता है। इसमें बहुत सारी चीज़ों के आगे रीअब्जॉर्प्शन वगैरह होनी होती है। तो वो कैसे होती है, किन किन चीज़ों की रीअब्जॉर्प्शन वगैरह होनी होती है, वो सारी नेफ्रॉन ट्रांसपोर्ट फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें समझ होगा कि एपिकल मेम्ब्रेन क्या होती है और बेसोलेटरल मेम्ब्रेन क्या होती है किसी भी नेफ्रॉन के साइड पे। ठीक है, तो एपिकल मेम्ब्रेन वो है जो यहाँ से फिल्ट्रेट या यूरिन को फेस कर रही होती है। ठीक है, ये तो ठीक है, लूपोफेन है, ये यहाँ पे भी पीसीटी में भी ये सेम ट्यूब्स की तरह बनी हुई थी। तो ये जो फिल्ट्रेट वाला साइड होता है ये एपिकल साइड होता है, ये एपिकल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और बाकी ये जो इंटरस्टिशियम को फेस कर रहा होता है ना साइड, ये वाला ऐसे हम कहते हैं बेसोलेटरल मेम्ब्रेन वाला साइड। ठीक है, अब ये जो पीसीटी है इसका ये एपिकल साइड पे ब्रश बॉर्डर, मतलब ऐसे ऐसे समझे माइक्रोविलाई वगैरह होते हैं जो डिफरेंट चीज़ों की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे जो पीसीटी के अंदर ग्लूकोज और अमीनो एसिड जितना आता है ना वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ फिल्ट्रेट में जो है फ़िल्टर होके ग्लूकोज अमीनो एसिड डिफरेंट चीज़ें आ रही होती है ना, तो पीसीटी के अंदर अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज पूरे के पूरे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। मतलब वो उन्हें जाने ही नहीं देता आगे, पूरे के पूरे यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेता है वो। अब वो कैसे करता है, उसका प्रोसीजर क्या है, वो हम पढ़ते हैं। देखें, इसमें जो ये एपिकल साइड है ना, जहाँ पे फिल्ट्रेट या यूरिन वगैरह, यूरिन तो नहीं कहेंगे, फिल्ट्रेट वगैरह पड़ा होता है, जो ये वाला साइड है। ठीक है, एपिकल, इसमें जो सोडियम है ना, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई होती है। अब सोडियम यहाँ पे कौन बढ़ाता है, ये सोडियम पोटेशियम पंप होता है। ठीक है, वही इसमें सोडियम को है ना ज़्यादा इसको स्टोर कर रहा होता है। सही है, उसकी वजह से एक ग्रेडियंट क्रिएट होता है। सही है, ये ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पता होना चाहिए कि ये जो एपिकल साइड है ना, जहाँ पे जो है यूरिन वगैरह या फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेट वगैरह, वहाँ पे सोडियम बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। अब उस सोडियम को यूज़ करके सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से जो है ग्लूकोज और अमीनो एसिड वगैरह ट्रांसपोर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम होता है ना, ठीक है ना, सोडियम ऑलरेडी बहुत होता है, तो सोडियम कोशिश करता है कि मैं वापस जो है अपने जो है डाउन द ग्रेडियंट में हायर टू लोअर कंसनट्रेशन जाऊँ। अब सोडियम जैसे जाने की कोशिश करता है, सोडियम अपने साथ ग्लूकोज को भी लेके चला जाता है। ठीक है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर की मदद से, और सोडियम ग्लूकोज के साथ साथ अमीनो एसिड्स को भी लेके चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोक्सिमल कन्वर्टिबल ट्यूबुल में ग्लूकोज और अमीनो एसिड की जो है ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है। कैसे होती है फिर से बताओ। ये इसका तरीका यही होता है कि सोडियम यहाँ पे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सोडियम जैसे रीअब्जॉर्ब होता है पीसीटी के सेल्स में, तो वो सोडियम अपने साथ ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स को भी लेके जाता है। डिफरेंट को ट्रांसपोर्टर के अमीनो एसिड का अलग है ट्रांसपोर्टर, और सोडियम ग्लूकोज का अलग होता है। ठीक है, अब सोडियम और ग्लूकोज के अलावा यहाँ पे दूसरी भी चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो रही होती हैं। लाजमी नहीं है सोडियम या ग्लूकोज ही हो, क्लोराइड हो गया, फास्फेट, पोटाशियम, ठीक है ना, वाटर वगैरह, यूरिक एसिड, वो भी इनके साथ साथ एब्जॉर्ब हो रहा होता है। अब दूसरा एक प्रोसीजर है कि भाई बाइकार्बोनेट कैसे रीअब्जॉर्ब होता है, उसका हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं। ठीक है, अब बाइकार्बोनेट की कैसे होती है, बाइकार्बोनेट यहाँ पे फ़िल्टर होके यहाँ पे फिल्ट्रेट में मौजूद होता है। ठीक है, फ़िल्टर होके चला जाता है। अब बाइकार्बोनेट भी जो है रीअब्जॉर्ब होना ज़रूरी है, वरना जो है एसिडोसिस हो जाएगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी हमारी बॉडी में। ठीक है, तो उसकी रीअब्जॉर्प्शन कैसे होती है, वो यहाँ से फ़िल्टर होके इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, अब ये प्रोक्सिमल कन्वर्टिबल ट्यूबुल पता है क्या करता है, इसकी जो मेम्ब्रेन्स में सोडियम हाइड्रोजन जो है ट्रांसपोर्टर होता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, जो है सोडियम को अंदर लेता है। ठीक है, और हाइड्रोजन को या जो है बाहर भेजता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर होता है, मैंने शायद पोटाशियम कह दिया था, बहरहाल। ठीक है ना, सोडियम को एब्जॉर्ब करता है और हाइड्रोजन को ये बाहर निकालता है सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर की मदद से। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर आता है, यहाँ पे ल्यूमिन में मैंने आपको कहा था यहाँ पे बाइकार्बोनेट तो मौजूद ही होता है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन सिक्रेट करता है ये बाइकार्बोनेट से मिलके, ठीक है ना, H2CO3 बना देता है। अब इसी ल्यूमिन वाले साइड पे, मतलब यही जो ट्यूब्यूल्स के अंदर ल्यूमिनल का साइड है, इसके अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है, बाइकार्बोनेट एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देता है। अब ये आपको पता है ये पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये तो ये इजीली डिफ्यूज़ होके पीसीटी के सेल्स के अंदर चले जाते हैं। सही है, अब ये जब अंदर चले जाते हैं, कार्बन एनहाइड्रेस क्या करता है, फिर से इन दोनों को मिला के बाइकार्बोनिक एसिड बना देता है। तो आखिर में क्या हुआ, यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट था वो इवेंचुअली इसके अंदर
आ जाता है, ठीक है। जो हमारे ल्यूमेन में था ना, वो वहाँ से होके हमारे जो उसमें पीसीटी के अंदर आ जाता है। अब ज़ाहिर है यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वो वापस से रिसाइकल होके बाहर चला जाता है, सोडियम हाइड्रोजन जो एक्सचेंजर की मदद से। फिर से हाइड्रोजन जो है यहाँ पे मिल के बाइकार्बोनेट बनाता है। फिर से ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये यहाँ पे आते हैं, ठीक है, बन के फिर से, मतलब ये ऐसे प्रोसेस सारा चल रहा होता है, ठीक है ना। अब ये जो बाइकार्बोनेट यहाँ पे था, ये ब्लड में कैसे आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो ट्रांसपोर्टर की मदद से यहाँ से ब्लड में चला जाता है बेसल मेम्ब्रेन के साइड से, ठीक है। तो मतलब इवेंचुअली यहाँ पे जो फिल्ट्रेट के अंदर आया था बाइकार्बोनेट, वो होता फिर से हमारे ब्लड के अंदर आ जाता है। अभी ये पीसीटी के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होती है, आइसोटोनिक एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। आइसोटोनिक एब्जॉर्प्शन कैसे, कि मतलब ये ऐसे नहीं करता कि मतलब यहाँ से डिफरेंट चीज़ों को एब्जॉर्ब करके बाकी फिल्ट्रेट जो है उसको ज़्यादा हाइपोटोनिक बना दे, या ज़्यादा जो है कम सोडियम को एब्जॉर्ब करके फिल्ट्रेट को हाइपरटोनिक बना दे। मतलब ये जो सोडियम और वाटर वगैरह को इस तरीके से एब्जॉर्ब करता है कि ये बाकी जो फिल्ट्रेट की जो कंसनट्रेशन है वो आइसोटोनिक रहे। अब किडनी को एक और चीज़ करनी होती है कि इसे जो है हमारी बॉडी में एक्सेस हाइड्रोजन आयंस होते हैं ना, उन्हें रिमूव करना पड़ता है, ठीक है, टू मेंटेन द ब्लड पीएच ETC, सही है। तो अब वो ऐसे नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट हाइड्रोजन आयन को यहाँ पे सीक्रेट करके और हाइड्रोजन आयन यूरिन में निकल गया तो यूरिन हमारा जो है एसिडिक हो जाएगा, जो मसले मसाइल क्रिएट कर देता है हमारे लिए। तो फिर प्रोक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल में इसके लिए क्या मसले, इस मसाइल को हल करने के लिए क्या चीज़ होती है कि पीसीटी जो है NH3 जो है ना, वो एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। वो कैसे करता है उसकी डिटेल्स वगैरह में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको बस इतना आप समझ लें कि वो NH3 यहाँ पे सीक्रेट करता है, ठीक है। अब वो NH3 क्या करता है, हाइड्रोजन आयन से मिलके NH4 बना देता है, ठीक है। अब NH3 तो ठीक है ना, अमोनिया वो इजीली डिफ्यूज़ होकर इसके अंदर आ सकती है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो NH3 है ना, वो यहाँ पे ल्यूमेन में पड़ा हुआ, यहाँ पे जो यूरिन वाले साइड के हाइड्रोजन आयन है ना, उससे ये मिलके अमोनियम आयन बना देता है, ठीक है, NH4। तो अब ये जो है वो ज़ाहिर है ये चार्ज मॉलिक्यूल होता है, ये यहाँ से फ्रीली डिफ्यूज़ होकर वापस नहीं आ सकता। फिर ये जो है हाइड्रोजन के NH4 की मदद से हाइड्रोजन आयन हमारी किडनी जो है पीसीटी यूरिन में निकाल देती है, समझ गए आप। मतलब किडनी चाहती है कि हाइड्रोजन आयन जो है वो निकले, सही है, या एसिडिक जो भी चीज़ है वो निकले हमारी बॉडी से, पर वो ऐसे नहीं निकाल सकती क्योंकि वो हमारे यूरिन को एसिड कर देगी। तो वो जो हाइड्रोजन आयन हमारी बॉडी से किस तरीके से निकलता है, इन द फॉर्म ऑफ NH4, वो यूरिन में निकल चला जाता है। एक डिफरेंट हार्मोन्स भी जो है वो पीसीटी पे एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे पैराथायरॉइड हार्मोन है, वो उसका आपको काम पता है। पैराथायरॉइड हार्मोन हमारी बॉडी में कैल्शियम को बढ़ाता है और बाकी जो है फॉस्फेट को कम कर देता है, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे एक्ट कर देता है। एक को ट्रांसपोर्टर होता है, सोडियम फॉस्फेट को ट्रांसपोर्टर। तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, सोडियम और फॉस्फेट को यहाँ पे अंदर लेके आता है। तो वो PTH क्या करता है, सोडियम फॉस्फेट को ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देता है। तो फिर वो फॉस्फेट भी अंदर नहीं आ पाता, फॉस्फेट यूरिन में से निकल जाता है, ठीक है। तो पैराथायरॉइड हार्मोन भी काम करता है। एंजियोटेंसिन 2 भी यहाँ पे काम करता है। एंजियोटेंसिन 2 आपको पता है क्या करता है, ये हमारी बॉडी में जब भी वॉल्यूम वगैरह कम होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो वॉल्यूम को, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। वो वॉल्यूम को कैसे डिफरेंट मैकेनिज्म्स के तरीके से बढ़ाता है, पर पीसीटी में ये क्या काम करता है, सोडियम हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्टर को ये एक्टिवेट करता है। वो क्या करता है, सोडियम को जो है इन करता है, हाइड्रोजन को बाहर करता है। उस वजह से क्या, जैसे सोडियम आएगा तो ज़ाहिर है हमारी बॉडी में जैसे सोडियम बढ़ता है तो वाटर भी क्वांटिटी बढ़ती है। इस तरीके से हमारा जो है वो ब्लड प्रेशर वगैरह मेंटेन रहता है। मतलब ये सोडियम ज़ाहिर आएगा हमारी बॉडी में तो फिर वो वाटर वगैरह मेंटेन रहेगा ना, हमारी बॉडी में वाटर निकल नहीं पाएगा, तो उस तरीके से ये ब्लड वॉल्यूम को भी मेंटेन कर रहा होता है। ज़ाहिर है सोडियम को ये एब्जॉर्ब करता है, हाइड्रोजन को बाहर निकालता है। उस जैसे हाइड्रोजन बाहर आएगा तो ये बाइकार्बोनेट की भी जो है एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन डिफरेंट काम कर रहा होता है जो आपके बुक में लिखा हुआ है। तो यहाँ तक आप समझ गए भाई, प्रोक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल में डिफरेंट चीज़ें कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। पीसीटी के बाद आता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में भी पहले डिसेंडिंग लिम्ब है, फिर असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है। तो डिसेंडिंग लिम्ब थिन होती है, इसलिए इसे थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है लूप ऑफ हेनले किस पार्ट में होता है नेफ्रॉन के, मतलब किडनी के किस पार्ट में होता है, किडनी के कोर्टेक्स में होता है या किडनी के मेडुला में होता है, आप मुझे बताएं।
ठीक है, वेरी गुड। जैसे पता है कि ज़ाहिर लूप ऑफ हेनले कहाँ पे होता है, मेडुला के पास होता है। ठीक है, तो मेडुला ये क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट ऐसी चीज़ें होती है जो यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, हाइपरटोनिक कर देती है यहाँ पे चीज़ों को। सही है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे फिल्ट्रेट यहाँ से पास हो रहा होता है ना, अब चीज़ें आपको पता है फ्राम देयर हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन मूव करती है। अब यहाँ पे वाटर ज़्यादा होता है, यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा, यहाँ पे जो है हाइपरटोनिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वाटर बहुत कम होता है। यहाँ पे देखा ना, ये हाइपरटोनिक होता है, मेडुला जो होता है किडनी का बहुत हाइपरटोनिक होता है। तो वाटर यहाँ पे ज़ाहिर है फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से जो क्या है वाटर बाहर निकल आता है। फ्रॉम द थिन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे क्या होता है, वाटर निकल आता है बाहर। वाटर क्यों निकल आता है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिसिटी होता है। वाटर मूव करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, यहाँ पर पानी बहुत कम है, हाइपरटोनिसिटी है, तो वाटर जो है यहाँ से निकल आता है। तो अब आप मुझे बताएं कि फिर यहाँ पे जो फिल्ट्रेट का क्या हाल होगा। तो मतलब ये जो थिन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, ये यूरिन पे क्या असर करती है, यूरिन को हाइपरटोनिक कराती है, हाइपोटोनिक कराती है या आइसोटोनिक रखती है। जैसे हमने पढ़ा था कि प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल जो है वो फिल्ट्रेट को आइसोटोनिक ही रहने देता है। तो ये ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये क्या करेगी फिल्ट्रेट को। वेरी गुड, जिसने भी सही जवाब दिया है। ज़ाहिर वाटर यहाँ से निकल जाएगा, तो ये यहाँ पे फिल्ट्रेट को भी हाइपरटोनिक बना देता है। तो ये जो है हाइपरटोनिक सेगमेंट है, जो मतलब ऐसे समझिए ये वो सेगमेंट है जो फिल्ट्रेट को हाइपरटोनिक कर देता है। ठीक है, तो अब ये डिसेंडिंग लिम्ब के बाद हमारा जो असेंडिंग लिम्ब आता है। अब ये भी ज़ाहिर है तो मेडुला में ही, पर यहाँ से जो वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, क्योंकि ये इम्परमिएबल टू वाटर होता है। मतलब इम्परमिएबल मतलब यहाँ पे क्या है वाटर के ट्रांसपोर्टर है ही नहीं जो वाटर को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। मतलब ये ऐसे जो वाटर को ट्रांसपोर्ट कर ही नहीं पाते, ये जो खुद है ना, ये खुद इम्परमिएबल है। अगर यहाँ पे ट्रांसपोर्टर होते तो वाटर इजीली यहाँ से निकल के बाहर चला आता। ठीक है, बहरहाल ये वाटर को जाने नहीं देता। पर ये किस किस को एब्जॉर्ब करता है असेंडिंग लिम्ब, ये पोटाशियम, सोडियम क्लोराइड वगैरह इनको ये एब्जॉर्ब कर देता है। ठीक है, पोटाशियम, सोडियम वगैरह सब यहाँ पे तो एब्जॉर्ब हो ही रहे थे, यहाँ पे तो मैक्सिमम यहीं पे एब्जॉर्प्शन होती है, पर जो बच्चे कुछ होते हैं वो यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से वाटर नहीं एब्जॉर्ब हो रहा होता, बाकी सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम वगैरह ये एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। इसलिए जो हम लूप डाययूरेटिक यूज़ कर रहे होते हैं ना, जैसे फ्यूरोसेमाइड वगैरह, वो यहाँ पे असर करते हैं। सही है, वो लूप डाययूरेटिक क्या करते हैं, वो जो है सोडियम, पोटेशियम वगैरह की एब्जॉर्प्शन होने नहीं देते, वो यहाँ से फिर चले जाते हैं आगे, सोडियम, पोटेशियम वगैरह। ठीक है, लूप डाययूरेटिक यहाँ पे असर कर रहा होता है। ठीक है, तो सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड के साथ साथ ये जो है मैग्नीशियम और कैल्शियम की भी जो है एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा होता है ये असेंडिंग लिम्ब। सही है, अब वो कैसे करता है ज़्यादा डिटेल में ना ही जाए तो बेहतर है, चीज़ों को जितना सिंपल रखेंगे ना उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो असेंडिंग लिम्ब क्या करती है, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम और कैल्शियम वगैरह को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अब ज़ाहिर है लूप डाययूरेटिक मैंने आपको कहा यहाँ पे जो है इन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देता है, तो ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती, ये आगे चली जाती हैं। तो इस वजह से लूप डाययूरेटिक का एक साइड इफेक्ट होता है, ये हाइपोमैग्नीशियमिया और हाइपोकैल्सीमिया काज कर देता है, क्योंकि यहीं से मैग्नीशियम और कैल्शियम एब्जॉर्ब होने होते हैं। अगर लूप डाययूरेटिक की वजह से यहाँ से एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे तो वो आगे चल के यूरिन में निकल चले जाएंगे। तो लूप डाययूरेटिक का यही एक जो होता है वो आप फार्माकोलॉजी में आगे पढ़ेंगे कैसे होता है, क्या चीज़ें उसके हर चीज़ का साइड इफेक्ट क्या है। बहरहाल मैं आपको मैकेनिज्म यहाँ पे समझा रहा हूँ कि लूप डाययूरेटिक यहाँ पे एक्ट करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को रीअब्जॉर्ब होने देते थे, वो फिर वो यूरिन में चल के निकल जाते हैं, तो हाइपोमैग्नीशियमिया और हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। तो अब आप मुझे बताएं कि ये जो सेगमेंट है ना असेंडिंग लिम्ब, ये जो एक उसको क्या करेगा, हमारे जो यहाँ से फिल्ट्रेट आ रहा है ना उसको हाइपरटोनिक करेगा, हाइपोटोनिक करेगा, हाइपरटोनिक करेगा या आइसोटोनिक रखेगा। शुरू से आप मुझे सोच के बताएं। ठीक है, जैसे इसने जो किया था ना, यूरिन को हाइपरटोनिक बना दिया था, तो ये क्या करेगा, ये उसको हाइपरटोनिक नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, वाटर इसी के अंदर प्रेजेंट है, तो ज़्यादा हाइपरटोनिक ये नहीं बनाता है। ठीक है, और जो है सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड वगैरह को तो वैसे ही एब्जॉर्ब कर लेता है, तो टोनिसिटी और ज़्यादा कम कर देता है। सही है ना, मतलब ये ऐसे समझे थोड़ा बहुत हाइपोटोनिक कर देता है उसको, जो हमारा यूरिन यहाँ से आ रहा होता है ना उसको। खुद देखें ना, ये चीज़ों को हाइपरटोनिक कौन कराते हैं, यही जो आयंस वगैरह, सोडियम वगैरह जहाँ पे ज़्यादा होगा वो हाइपरटोनिक होगा, सोडियम अगर कम होगा तो वो हाइपोटोनिक होगी चीज़। ठीक है, तो सोडियम वगैरह को तो ये वैसे ही एब्जॉर्ब कर लिया इन्होंने, तो ये हाइपोटोनिक रह जाएगा। ठीक है, तो असेंडिंग लिम्ब के बाद अभी हमारा है
डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल, ठीक है। अब ये असेंडिंग लिम्ब की तरह ही ये डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल भी इम्परमिएबल टू वाटर होता है, मतलब यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, ठीक है, इसी की तरह। तो फिर यहाँ पे कौन सी चीज़ रीअब्जॉर्ब होती है, यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे और यहाँ पे तो हो रहा होता है, पर यहाँ पे भी सोडियम और क्लोराइड रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है सिम्पोर्टर। अब यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर को कौन ब्लॉक करता है, थायराइड डायूरेटिक है ना, डायूरेटिक्स जब हम पढ़ेंगे तो हमें उसमें वहाँ पे पता चलेगा, जो थायराइड डायूरेटिक्स है ना वो यहाँ पे असर करती है, ठीक है। डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल में सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर को वो ब्लॉक कर देते हैं, सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्ब नहीं होते, वो यहाँ से यूरिन में निकल जाते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताएं डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल जो है वो यूरिन को या फिल्ट्रेट को क्या करेगा, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक रखेगा? बताएं यार, अभी आपने नहीं बता पाए तो फिर मज़ा नहीं है, क्योंकि इतनी आपने यहाँ चीज़ें पढ़ी हैं, तो फिर क्या करें, क्या फ़ायदा अगर यही चीज़ ना बता पाओ आप। ठीक है, जिसने भी कहा हाइपोटोनिक करेगा वो वेरी गुड, क्योंकि वाटर को तो ये एब्जॉर्ब ही नहीं करा रहा है, बचा कुछ सोडियम वगैरह था उसको भी उसने रीअब्जॉर्ब कर लिया, मतलब ये जो है यूरिन को फुली डाइल्यूट कर देता है। यूरिन यहाँ तक जब पहुँचता है ना वो फुली डाइल्यूट हुआ पड़ा होता है, ठीक है ना, मतलब हाइपोटोनिक हुआ पड़ा होता है यहाँ तक जब तक यूरिन पहुँचता है। डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वाटर वगैरह ज़्यादा होता है, फिर वो वाटर मज़ीद कहाँ पे, ये जो है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में वो जो है एब्जॉर्ब होता है, फिर यहाँ तक यूरिन जब पहुँचता है तब वो यूरिन बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिक होता है। पर मतलब बहरहाल कहने का मतलब ये यूरिन जब डीसीटी से निकलता है तो फुली डाइल्यूट होता है या हाइपोटोनिक होता है, या ये कह लें कि वाटर की क्वान्टिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब हमारे पास है ये कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, उसमें आप समझ लें ये 3 किस्म के सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है। एक किस्म के सेल्स होते हैं इन्हें जो हम कहते हैं प्रिंसिपल सेल्स कहते हैं, और 2 किस्म के इंटरकैलेटेड सेल्स, एक अल्फ़ा इंटरकैलेटेड सेल्स, दूसरा बीटा इंटरकैलेटेड सेल्स। अब ये जो प्रिंसिपल सेल्स हैं ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऐसे समझ लें अल्डोस्टेरोन, तो ये क्या करते हैं, सोडियम को एब्जॉर्ब करते हैं और पोटाशियम को ये बाहर निकालते हैं। जैसे पोटाशियम या जो हाइड्रोजन आयन को सही है, सोडियम को क्या करते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं और पोटाशियम को बाहर निकाल देते हैं, या यहाँ से जो भी सोडियम वगैरह होता है ना उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। पोटाशियम को इसमें जो है यूरिन में जो है इंटर कर देते हैं, सही है। ये प्रिंसिपल सेल्स इन्हें कहते हैं। तो ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जो क्या कहते हैं उसको अल्डोस्टेरोन के अंडर द इन्फ्लुएंस होता है। अब ये जो अल्फ़ा इंटरकैलेटेड सेल्स है ना, इसमें यहाँ पे दिखाया हुआ तो नहीं है, पर क्या होता है इसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होते हैं जो कि मिलके बाइकार्बोनिक एसिड बनाते हैं, ठीक है, H2CO3, और इसके अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम भी मौजूद होता है, ठीक है ना, जो उसको क्या कर देता है जो है जो अब ये जो अल्फ़ा इंटरकैलेटेड सेल्स है ना, यहाँ पे ये क्या होता है कि इसके अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम मौजूद होता है, तो वो क्या कर देता है इसके अंदर जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है ना उनको मिला के जो है हाइड्रोजन और बाइकार्बोनिक एसिड HCO3 में, ठीक है ना, एनाइन में वो चेंज कर देता है, ठीक है। क्या होता है, मैंने क्या कहा, इसके अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो वो क्या कर देता है CO2 H2O को मिला के क्या बना देता है H2CO3। अब ज़ाहिर वो आपको पता है H2CO3 टूटता है हाइड्रोजन आयन और HCO3 में, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या होता है HCO3 मौजूद होता है और हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ना, जो बाइकार्बोनिक एसिड की वजह से बने थे, तो वो क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन ATPase की मदद से या हाइड्रोजन पोटाशियम ATPase की मदद से हाइड्रोजन बाइंड जो है यूरिन में निकल के चले जाते हैं, ठीक है। और बाकी जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं वो ब्लड में चले जाते हैं, बाइकार्बोनेट क्लोराइड की जो है वो ट्रांसपोर्टर की मदद से, ठीक है, यहाँ से चल के ब्लड में चले जाते हैं। तो क्या कहा मैंने, अल्फा के इंटरकैलेटेड सेल्स में जो है ये कार्बोनिक एसिड वैसे ही प्रेजेंट होता है, तो वो जो है बाइकार्बोनेट आयंस और हाइड्रोजन आयंस बना देता है, ठीक है। H2O CO2 को मिला के हाइड्रोजन आयंस यूरिन में निकल चले जाते हैं, बाइकार्बोनेट जो है वो हमारे उसमें ब्लड में चले जाते हैं, ठीक है। अब जो एसिडोसिस की कंडीशंस होती है ना, क्रोनिक एसिडोसिस, जहाँ पे बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिड वगैरह बन रहे होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा होते हैं, उसमें ये जो है अल्फा इंटरकैलेटेड सेल्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। वो एक्टिव होते हैं तो ज़ाहिर क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन आयंस को बाहर यूरिन में निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरा बीटा इंटरकैलेटेड सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस को जो है सीक्रेट कर देते हैं और हाइड्रोजन आयन को एब्जॉर्ब करके
खुद ले लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस को सीक्रेट करके यूरिन में निकाल देते हैं। तो बीटा इंटरकलेटेड सेल्स नॉर्मली कब एक्टिवेट होते हैं, जब हमारे बॉडी में अल्कलोसिस वगैरह की कंडीशंस हो। तो अल्कलोसिस में ज़ाहिर है आपको पता है जो है बाइकार्बोनेट आयन अगर हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, बीटा इंटरकलेटेड सेल्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं और बाइकार्बोनेट आयंस को ऐसे यूरिन में निकाल के भेज देते हैं यूरिन में। आखिर में एक चीज़ है कि जो हमारा एंटीडायबिटिक हार्मोन है ना, वो कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है। कलेक्टिंग डक्ट में कहाँ, प्रिंसिपल सेल्स पे जो V2 रिसेप्टर्स है ना, उस पे जाके ये एंटीडायबिटिक हार्मोन एक्ट करता है, सही है। अब यहाँ पे एक्ट करके ये क्या करता है, ये दो चीज़ें करता है V2 रिसेप्टर से। एक तो एक्वापोरिन चैनल्स लगाता है, ठीक है। एक्वापोरिन चैनल्स क्या करते हैं, फिर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करा देते हैं, ठीक है। और दूसरा ही ये जो है V2 रिसेप्टर्स UT ट्रांसपोर्टर्स है, समझे कि यूरिया ट्रांसपोर्टर्स को भी यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे शो नहीं किया हुआ, यूरिया ट्रांसपोर्टर्स को भी लगाते हैं। और यूरिया ट्रांसपोर्टर्स क्या करते हैं, जो यहाँ पे फिल्ट्रेट के अंदर या यूरिन के अंदर जो भी यूरिया वगैरह होता है उसको रीअब्जॉर्ब करता है, ठीक है। रीअब्जॉर्ब करके यहाँ पे लेके आता है, फिर यहाँ से ये फिर जो है मेडुला के अंदर लेके चला जाता है, ठीक है। क्या करता है, ADH V2 रिसेप्टर्स पे एक करता है, एक तो एक्वापोरिन चैनल लगाता है, दूसरा UT ट्रांसपोर्टर्स भी लगाता है, ठीक है। UT ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं, यूरिया को ट्रांसपोर्ट करते हैं। यूरिया को यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ से होते जो है जो किडनी के मेडुला है उसके अंदर लेके आते हैं। अब उसको ले आने का फ़ायदा क्या था, देखे ना, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि मेडुला के हाइपरटोनिसिटी बढ़ी हुई होती है। हाइपरटोनिसिटी इसी की वजह से बढ़ी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो यूरिया एब्जॉर्ब हो रहा होता है ना, ये एब्जॉर्ब होके यहाँ मेडुला में इकट्ठा हो रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइपरटोनिसिटी बढ़ जाती है, जो कि डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। समझ गए। ADH क्या काम करता है, ADH V2 रिसेप्टर पे काम करता है। V2 रिसेप्टर्स के साथ एक तो एक्वापोरिन चैनल लगाता है जो वाटर की एब्जॉर्प्शन हेल्प करता है, दूसरा UT रिसेप्टर्स लगाता है जो यूरिया की ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करता है।